हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और अच्छे कमेंट्स के द्वारा हमारा सम्मान बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों के कहने पर ही मैंने एक क्वेश्चन बैंक एक तरीके से क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और आप उसको देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आधुनिक चित्रकारों से हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर रखा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और दूसरी बात, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट और आराम से समझने वाला सब्जेक्ट है। बहुत आराम से सिलेक्शन होते हैं, बहुत आराम से समझ में आता है। और कुछ नहीं, गणित हिंदी मैथ ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। एकदम नॉर्मली कला और संस्कृति आपका अपनी सभ्यता को समझते हैं आप, कब कब किस किस समय में क्या क्या हुआ है, ये आप लोग कला के माध्यम से समझते हैं। और यहाँ पर कोई इतना बड़ा कोर्स नहीं है कि 2-3 साल। यहाँ के टीचर्स मैं देखती हूँ 2-3 साल पढ़ाते रहते हैं, कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। मेरी जो क्लासेस होती हैं वो 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं। और कंप्लीट ही नहीं, हमारे स्टूडेंटों का फुल तैयारी होता है, हर जगह से वो आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने बस ऐसे ही कोर्स को कंप्लीट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे विद्यार्थी हर जगह के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और परफेक्ट 100% क्वेश्चन करके आते हैं। इतना अच्छा मैं उनको तैयार करा देती हूँ कि वो कहीं के भी सीरीज ज्वाइन करें, चाहे कहीं का भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें, वो बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर लेते हैं। और एक बार ऐसा होता है जब परीक्षा होती है तो वो परीक्षा को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न अगर बनता है तो आपको उत्तर कैसा देना होगा। भारत में आधुनिक विमूर्त शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक विमूर्त शैली पूछ रहा है, आधुनिक विमूर्त शैली। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन में दे रखा है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन में दे रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पर आप सही आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आधुनिक विमूर्त शैली के ही जन्मदाता नहीं है भारत में, ये भारत में आधुनिक चित्रकला के भी जन्मदाता माने जाते हैं। आधुनिक विमूर्त शैली पूछे, चाहे आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार पूछे, अगर ऐसे प्रश्न बनता है कि आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन है, आप अवनींद्रनाथ टैगोर को नहीं लगा देंगे, आप लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस कंडीशन में अवनींद्रनाथ को लगाना है, जब आपके ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होंगे तब आपका सही आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। जब रविंद्र नहीं रहेंगे तब अवनींद्र लगाएंगे, नहीं तो आपका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। भारत का पिकासो कहा जाता है किसे, यामिनी रंजन राय, एम.एफ. हुसैन, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। अब देखिए, अब कहा तो दोनों को जाता है, कहा तो यामिनी रंजन राय को भी जाता है और एम.एफ. हुसैन को भी कहा जाता है, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आंसर देने की, वह होगी एम.एफ. हुसैन। ये सब पहले आप अगर इस तरीके का प्रश्न बनता है और उलझाऊ ऑप्शन होते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले एम.एफ. हुसैन को करेंगे टिक। अगर एम.एफ. हुसैन ऑप्शन में नहीं होते हैं तब हम करते हैं यामिनी रंजन राय को। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, एम.एफ. हुसैन को, इसके बाद में यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। और यामिनी रंजन राय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार, जितने बंगाल शैली के, जितने नूतनवादी शैली के, जितने शांति निकेतन के चित्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप चले आएंगे समकालीन कलाकारों में, मुश्किल से 20 समकालीन कलाकार पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा सा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत का ड्यूरर किसे कहा जाता है।
अब भारत का ड्यूरर किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को, मकबूल फिदा हुसैन को, या नंदलाल बोस को, या यामिनी रंजन राय को? तो मकबूल फिदा हुसैन को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया आपको कि भारत का पिकासो कहा जाता है, तो इनको तो कहा नहीं जाएगा। दूसरी बात, राजा रवि वर्मा को क्या कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को कैलेंडर कला का जो आपके घर में कैलेंडर है उसके जन्मदाता राजा रवि वर्मा है। जो आपने एक तरीके से सबके पोस्ट कार्ड, जो शादी ब्याह में पोस्ट कार्ड छापे जाते हैं, उसके जन्मदाता कौन? राजा रवि वर्मा। इस तरीके के प्रश्न अगर बनते हैं तो आपका आंसर राजा रवि वर्मा होगा। लेकिन यहाँ पर भारत के ड्यूरर की बात हो रही है, तो नंदलाल बोस, इनको भारत का ड्यूरर कहा जाता है, नंदलाल बोस को। और यामिनी रंजन राय को सच्चे भारतीय कलाकार और राष्ट्रवादी कलाकार कहा जाता है। इनकी ऐसी कला है जो बाल सुलभ कला से प्रेरित है, इसीलिए इनको बाल सुलभ कलाकार भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत में यथार्थवाद के जन्मदाता कौन है? बेंद्रे, गुलाम मोहम्मद शेख, नसरीन मोहम्मदी, राजा रवि वर्मा। अब भारत में यथार्थवाद के जन्मदाता की बात है तो बेंद्रे तो प्रभाववाद और नव प्रभाववाद के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रभाववाद के भी जन्मदाता हैं और नव प्रभाववाद के भी जन्मदाता हैं। ठीक, तो इनको तो करना नहीं है। गुलाम मोहम्मद शेख से यहाँ कोई लेना देना नहीं है आपको, नसरीन मोहम्मदी से भी कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं राजा रवि वर्मा। इनको भारत में यथार्थवाद का जन्मदाता माना जाता है। इनकी शैली यूरोपीय शैली थी और इनके जो चित्रण विषय थे वो भारतीय थे। अब शैली का क्या मतलब? शैली का मतलब है कि ये किस टेक्निक का प्रयोग करते थे, तो ये तैल रंग का प्रयोग करते थे और तैल रंग हमारे भारत की टेक्निक नहीं है। हमारे भारत की टेक्निक कौन सी है? तो हमारे भारत की टेक्निक टेम्परा है। इसलिए इनको यूरोपीय चित्रकार, यूरोपीय कलाकार का प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा होता है। और लेकिन इन्होंने विषय कौन से लिए हैं? तो इनके विषय धार्मिक पौराणिक रहे हैं। और कहाँ के धार्मिक पौराणिक? तो भारतीय धार्मिक पौराणिक रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर की कला पर किस कला की छाप है? अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, पहले तो बात करते हैं कि ये आधुनिक कलाकार है या बंगाल शैली के कलाकार है। तो अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि आधुनिक कलाकार है कि बंगाल शैली के कलाकार है, तब आप कहेंगे ये आधुनिक चित्रकार है, इनको बंगाल शैली का कलाकार नहीं कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब आधुनिक चित्रकार नहीं ऑप्शन में मिलेगा आपको, तब आपको मजबूरी में बंगाल शैली का कलाकार लगाना ही होगा। देखिए विद्यार्थियों, इसलिए इनको बंगाल शैली का कलाकार नहीं कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर जो प्रभाव था वो विदेश का प्रभाव, विदेशी चित्रकला का प्रभाव और सबसे ज्यादा घनवाद का प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता है। इसलिए आप इनको भारतीय कलाकार, इनके ऊपर जो कला की छाप है, ये कालीघाट कला की छाप या बंगाल शैली की छाप। जब बंगाल शैली के कलाकार है ही नहीं तो इनके ऊपर बंगाल शैली की तो छाप होगी ही नहीं। अगला, अजंता की दक्षिण कला की, तो इनके ऊपर, इनके चित्रों पर अगर भारत की बात हम करेंगे तो अजंता की अमिट छाप है, अजंता की छाप है। और अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो घनवाद की छाप है। दक्षिण की कला, दक्षिण की कला का क्या मतलब? दक्षिण की कला का सिर्फ एक चित्रकार कृष्ण खन्ना के ऊपर दक्षिण की कला का बहुत हावी प्रभाव था। अगला प्रश्न है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे है? बंगाल शैली से है, वही प्रश्न आ गया जो मैं अभी आपको बता रही थी। बंगाल शैली से है या आधुनिक चित्रकार है ये, या यथार्थवादी शैली के या पाल शैली के? यथार्थवादी शैली से लेना देना है नहीं, पाल शैली से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है आपको। बंगाल शैली और आधुनिक शैली हम देखेंगे तो बंगाल शैली के चित्रकार होते हुए भी
ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बंगाल शैली से हटकर काम किया है। इसलिए हम ऐसे प्रश्नों में आधुनिक चित्रकार को ज्यादा इम्पोर्टेंसी देते हैं। अगर ऑप्शन में आपके आधुनिक चित्रकार नहीं होता है, तब आपकी मजबूरी बनेगी, आपको आंसर देना ही है, तब आप बंगाल शैली को आंसर करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार कौन है? अब भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार अगर पूछता है आपसे कि भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन है, तब तो नो डाउट सुनैना देवी है या सुनैनी देवी कहिए। ये किसकी बहन थी? अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। और इनके ये जो भारत की प्रथम महिला की बात, आधुनिक नहीं लगाएंगे, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैनी देवी है। अगर आधुनिक लग जाता है आपके क्वेश्चन में कि भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार कौन है, मॉडर्न आर्टिस्ट कौन है, तब आप कहेंगे अमृता शेरगिल। ये भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार है। और क्वेश्चन का नेचर थोड़े से में चेंज होता है। जैसे अगर प्रश्न आता है कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन है, तब आप कहेंगे असित कुमार हलदार हैं। अगर प्रश्न बनता है कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन है, भारतीय हटा दिया, आपका आंसर चेंज हो गया, नेथेनियल हर्ड है। लखनऊ कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लाहौर कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, और कलकत्ता कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, मद्रास कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न आने निश्चित रूप से आने ही हैं, और यहाँ के चित्रकारों से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, इन सबको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए 90% मैंने कहा कि आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे ऑप्शन अलग होता है वैसे आंसर चेंज हो जाएगा। इसको समझने की टेक्निक, जिसने ये समझ लिया उसका 100% फर्स्ट टाइम में उसका सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन जो समझते नहीं है, एकदम 2, 3, 4 साल से वही हिस्ट्री पढ़े चले जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या। मैं तो बता रही हूँ आपको, 10 टॉपिक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, सिर्फ 10 टॉपिक में, और 3 से 4 महीने का समय लगता है विद्यार्थियों इसको कंप्लीट करने में, और तैयारी के साथ कंप्लीट करने में विद्यार्थियों। उसमें भी आपका जितना क्वेश्चन बैंक होता है वो सभी कुछ वहां पर हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों भाई, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो विद्यार्थी अब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो बताते हैं कि मैं तो एक सर के यहाँ, एक मैडम के यहाँ 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से पढ़ता चला जा रहा हूँ, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कहाँ। जब आप यही नहीं समझ पाएंगे मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, तो ऐसे भटकते रह जाएंगे। भटकिए मत विद्यार्थियों, और घबराने की बात नहीं है, इतनी जल्दी परीक्षा होने का कोई वो नहीं है। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करें, ऐसा ना समझें कि मैंने कह दिया तो परीक्षा ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। 10% चांसेस होने की परीक्षा है, 90% चांसेस नहीं होने की परीक्षा है। जैसी स्थिति रहेगी विद्यार्थियों, अगर थर्ड वेव कुछ इस तरीके से अगर इसमें पैंडेमिक में आती है तो निश्चित रूप से परीक्षा नहीं होगी। अगर नहीं होता है, ईश्वर करे ना ही हो, अगर नहीं होता है ऐसा, तो निश्चित रूप से आसार दिख रहे हैं कि मान के चलिए आपका अगस्त में तो नहीं, लेकिन मैंने कहा है अक्टूबर नवंबर, अब नवंबर के बाद आपकी परीक्षा होने के चांसेस होंगे, या अक्टूबर नवंबर, 2 ऐसा महीना, ऐसा मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें परीक्षा होने के चांसेस होंगे। अभी समय है विद्यार्थियों पढ़ने के लिए। 1 महीना 2 महीना सफिशिएंट होता है, ऐसा नहीं है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, आंसर कैसे हमें देना है विद्यार्थियों, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों बहुत ही लगन के साथ पढ़िए, और कैसे आपको आंसर देना इस पर ज्यादा फोकस करें आप। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरी बुक्स को जरूर लीजिए। मेरी बुक्स ऐसी है कि आपको सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर कर देगी। लेकिन मेरी बुक्स में सारा मैटर नहीं दे रखा है। मैंने सोचा था कि मैं दूसरी बुक लिख के और उसको आप लोगों को जरूर दूंगी, लेकिन विद्यार्थियों पैंडेमिक की वजह से काम ही नहीं हो पाया, इसलिए दूसरी बुक तो हमारी नहीं अभी आ पाई है। लेकिन फर्स्ट बुक आपके लिए एक
गागर में सागर का काम जरूर करेगी, क्योंकि एक एक टॉपिक से सिलेक्शन नहीं होता है। तो वहां पर 60% कंटेंट है, उसको आप लोग लें और पढ़ें और देखें मैंने कितने सरल वे में लिखा है। और मैंने तो आंसर क्लियर कर दिए हैं विद्यार्थियों, और ऐसे आंसर क्लियर कर दिए जैसे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, किस धर्म से संबंधित है, इन सबको मैंने ये भी लिख दिया कि अगर ऐसे ऑप्शन रहेगा तो आपको ऐसे आंसर करना है विद्यार्थियों। और वो कोई ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो थ्योरेटिकल है, और इतनी भी थ्योरेटिकल नहीं है कि आप उसको बहुत लेंथी, मैंने कुछ नहीं बनाया है, मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात की है और मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। और विद्यार्थियों और अच्छा बनाने के लिए, वाकई सिलेक्शन लेने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ऑनलाइन क्लास जरूर लें। ऑनलाइन क्लास लेने से आपको बहुत फायदे होंगे, ये जब आप आएंगे तब इन चीजों को समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप लोगों का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और विद्यार्थियों अगर इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आपको कैसे आंसर देना है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।